एपिसोड के पहले सीन में नैरेटर बताती हैं कि एक समय था जब तामरा में सभी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन ऐसा ज़्यादा समय तक नहीं चला। इंसानों और देवताओं के बीच में लड़ाई हुई, जिससे सभी तरफ हाहाकार मच गया। देवताओं के 46 बच्चे सेक्रीफाइस किए गए, तब जाकर कहीं थोड़ी शांति हुई। अगले सीन में एक फोटोग्राफर एक ब्राइड और ग्रूम को फोटोशूट के लिए ले जाते हुए उस जगह के बारे में और देवताओं के उन 46 बच्चों के बारे में बताता हुआ जा रहा था। फोटोग्राफर बताता है कि मॉन्स्टर को हेलगेट यानी नरके के दरवाजे से बाहर आने से रोकने के लिए देवता ने अपने 46 बच्चों को डोल हारेबाग में बदल देते हैं और नरक का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। कुछ इस तरह से डोल हारेबाग जेजू आइलैंड में आई। फिर फोटोग्राफर पूछते हुए बताता है कि ऐसा क्यों है, 46 से ज़्यादा डोल हारेबांग है। ऐसा इसलिए है ताकि उस असली डोल हारेबांग को जो देवताओं ने बनाई है उन्हें नकली डोल हारेबांग से छुपा सके। फिर वो तीनों डोल हारेबांग के पास पहुंच जाते हैं, जो कि पत्थर की छोटी मूर्तियां हैं। फोटोग्राफर बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 डोल हारेबांग वो भी अगल बगल। फिर कहता है एक साथ 2 डोल हारेबांग का स्टैचू मिलना काफ़ी रेयर है। ब्राइड और ग्रूम भी बहुत खुश हो जाते हैं। फोटोग्राफर सेटअप तैयार कर रहा होता है और ब्राइड ग्रूम उस जगह को एक्साइटमेंट में देख रहे होते हैं। ब्राइड अपने ग्रूम से बोलती है अगर हम स्टैचू की नाक को टच करेंगे तो हमें बेटा होगा। ग्रूम भी हंसकर ब्राइड की बातें सुनता है। फोटोग्राफर शूट के लिए रेडी होने को कहता है और थोड़ी दूर जाकर कैमरा सेट करने लगता है। ये सब उस जंगल में छुप कर कोई सुन रहा होता है और फिर हमें देखने मिलता है कि एक पेड़ से खून और लावा के जैसा कुछ गिर रहा होता है और तभी डोल हारेबांग की मूर्तियाँ टूट जाती है। ब्राइड और ग्रूम आगे बढ़कर देखते हैं कि मूर्ति की जगह पर गड्ढा हो चुका है। तभी अचानक उसमें से ब्लैक स्मोक निकल जाता है और कोई नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर घुस जाती है और ब्राइड के मुंह से लीच जैसी चीज़ बाहर आती है। फोटोग्राफर जब देखता है तो दोनों ही गायब थे। अचानक पीछे से ग्रूम आता है। फोटोग्राफर के देखते ही देखते ग्रूम एक डेविल की शक्ल ले लेता है और फोटोग्राफर पर अटैक करके उसे मार डालता है। तभी डेविल को बान नाम का लड़का डैगर से मारता है और वो डेविल वहीं मर जाता है और अपनी एनर्जी से डैगर को वापस खींच लेता है। अगले सीन में हमें 2 लोग देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक फादर होते हैं। एक पुरानी बुक का पेज जो कि ग्लास शोकेस में रखा हुआ होता है, उसमें ब्लड फैल रहा होता है। फादर उस लड़के को प्रीस्ट जियोवानी को बुलाने भेजते हैं। प्रीस्ट जियोवानी म्यूजिक सुनते हुए किसी लड़की के अंदर से बुरी आत्मा निकाल रहा होता है। वो लड़की जियोवानी को डराती है पर जियोवानी नहीं डरता। लड़का जियोवानी के पास पहुंचता है और सारी बातें बताने को करता है, पर जियोवानी उसे शांत करा देता है और फाइनली उस लड़की के अंदर से बुरी आत्मा निकालता है। जियोवानी फादर के पास पहुंचता है, उनसे उस पेज को देखकर पूछता है कि ये औरत कौन है। फादर बताते हैं कि एक समय था जब दुनिया ईवल पावर के कंट्रोल में आने वाली थी। तब ये औरत दुनिया को बचाने की आखिरी उम्मीद थी, पर वो अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाती और मारी जाती है। पिक्चर में बना ब्लैक कपड़े वाले ने उसे मार दिया था और आज भी ब्लैक कपड़े वाला आदमी जिंदा है और आइलैंड में ही कहीं रहता है। फादर कहते हैं कि ये साइन है कि दुनिया फिर से ईवल पावर के कंट्रोल में आ सकती है। जियोवानी पूछता है कि इसका क्या सोल्यूशन है। फादर बताते हैं कि उन्हें एक नई सेवियर मिल गई है और वो उस पर नज़र रखे हुए हैं और दूसरी पिक्चर में जो औरत है वही सेवियर है और फादर का कहना है कि किस्मत उसे उस आइलैंड तक पहुंचा ही देंगी और कहते हैं कि उस दुनिया को बचाने में तुम जाकर उसकी हेल्प करो। अगले सीन में मीहो मीडिया इंटरव्यू दे रही होती है। तभी कोई क्वेश्चन करता है कि दाहांग ग्रुप इस पेंटिंग की कलेक्शन पर बहुत खर्च किया है। मीहो बोलती है कि आर्टिस्ट के आर्ट को पैसों से नहीं आंकना चाहिए। वो आगे क्वेश्चन करता है कि उसने सुना कि और बाकी आर्टिस्ट से बहुत सी पेंटिंग खरीदी गई हैं और क्या ये सच है कि इन पैसों को दाहांग ग्रुप के इलीगल फंड में जमा किया जा रहा है। जिस पर मीहो बोलती है कि ये सारी पेंटिंग्स दाहांग होटल के कमरे में लगाई जाएंगी और रुकने वाले बिना किसी रोक टोक के पेंटिंग को देख सकते हैं और गेस्ट की बेस्ट सर्विस देना दाहांग होटल का मिशन है। अगले सीन में मीहो अपने सेक्रेटरीज के साथ डिनर कर रही होती है। तभी वहाँ मीहो की आंट आ जाती है और पूछती है मैं कौन हूँ। मीहो कहती हैं आप मेरी आंटी हैं। मीहो की आंटी कहती है हाँ, पर मैं दाहांग होटल की ओनर भी हूँ और न्यूज़ में मेरे होटल का नाम क्यों आया है। मीहो कहती है कि होटल की लास्ट ईयर 17% नेगेटिव ग्रोथ, इस साल 22% नेगेटिव ग्रोथ और डोमेस्टिक होटल में 5th रैंक पर है, इसलिए मैंने थोड़ी चिंता कर ली।
मीहो की आंट चिढ़ते हुए बोलती है, मेरे होटल की चिंता मैं करूंगी। मीहो बोलती है, शायद आप भूल रही हैं 40% शेयर दाहांग ग्रुप के पास, 25% मेरे डैड के पास और सिर्फ 17% आपके पास है, 18% मेरे पास। मत भूलिए कि मैं सीईओ की इकलौती बेटी हूँ। अगर मैं थोड़ी चिंता कर लूँ तो इसमें क्या ही बुराई है। मीहो की आंट चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मीहो अपने सेक्रेटरी कांग के साथ आर्ट म्यूजियम जा रही होती है। तभी एक कार ओवरटेक करके क्रैश करती है। डैमेज ना के बराबर था, बट उस कार के लोग कांग से बहस करने लगते हैं। ये सब देख मीहो कार से उतर के कांग को माफ़ी मांगने को बोलती है, पर उन लोगों के बिहेवियर से तंग आकर आखिर में एक आदमी को उठा पटकती है और दूसरे आदमी ये सब रिकॉर्ड करता है और फिर दोनों के दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन न्यूज़ फैलती है कि दाहांग ग्रुप के सीईओ की बेटी लोगों को असॉल्ट करते वीडियो में पकड़ी गई है। मीहो सीईओ से मिलने जा रही होती है, तभी वहाँ से उसकी आंट बाहर आती है। मीहो समझ जाती है कि ये सारा प्लान उसकी आंट का था। फिर वो अपने डैड जो कि सीईओ हैं उन्हें बताने की कोशिश करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनते और उससे कुछ दिन अंडरग्राउंड होने को कहते हैं। इस पर मीहो कहती है कि ऐसा करने पर लोग सोचेंगे कि वो भाग रही है, वो इस मैटर से खुद निपटेगी। बाहर आकर अपने लोगों को पता करने के लिए लगा देती है कि इस सब के पीछे कौन था। फिर दूसरा सेक्रेटरी मीहो को आकर समझाता है कि जैसे वो पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, कुछ दिनों के लिए उसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए और यहाँ से कुछ दिन दूर रहना चाहिए, और कहता है उसे जेजू आइलैंड में रहना चाहिए। ऐसा करना अब्रॉड जाने से अच्छा है और मीहो को तामरा हाई स्कूल में कुछ दिन पढ़ाना चाहिए। मीहो सेक्रेटरी कांग के साथ चली जाती है। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मीडिया उन्हें घेर लेती है। जब तक कांग उनको रोकता है, मीहो पार्किंग की तरफ भागती है। बाहर आते हुए उसे कुछ अजीब सा फील होता है, पर वो आगे बढ़ जाती है। सीन चेंज होता है। जंगल में एक ओल्ड लेडी जा रही होती है। तभी वो देखती है कि उसे कुछ अलग फील हो रहा है। उसे एक अलग एनर्जी फील होती है। यहाँ मीहो अपनी कार के पास पहुँचती है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो ब्राइट जो डेविल बन गई थी किसी इंसान को खा रही थी। ये देख मीहो डर जाती है। डेविल कहती है, अच्छा तो तुम हो वो। इतना कहते ही वो मीहो को मारने दौड़ती है। मीहो भागते हुए पार्किंग में पहुँचती है और कार के पीछे छुप जाती है। डेविल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कार कीज क्लिक करती है। कार बीप करती है और मीहो भागती है, पर डेविल देख लेती है और वापस मीहो के पीछे लग जाती है। मीहो भागते भागते एक ट्रक में घुस जाती है। डेविल ट्रक से टकराकर गिर जाती है। मीहो ट्रक को अंदर से लॉक कर लेती है, लेकिन डेविल हाथ डालकर ट्रक में छेद कर देती है। मीहो काफ़ी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी बान जो ग्रूम डेविल को मारा था वहाँ आ जाता है और डेविल पर अटैक करता है। ये सब ट्रक से मीहो देख रही होती है। बान डेविल को हवा में उड़ाता है और पटक देता है। बान की नज़र मीहो पर पड़ती है। वो शौक के साथ मीहो को देखता है। डेविल मौके का फ़ायदा उठाते हुए बान पर अटैक करती है और फिर से ट्रक को डैमेज करने लग जाती है। बान वापस से डेविल को मार डालता है। ट्रक का दरवाज़ा खुलने पर मीहो बान को डरते हुए देखती है और फिर से उसे वो अजीब सी फीलिंग आती है और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। मीहो की आंख खुलने पर वो कांग को देखती है और डर जाती है। कांग उसे बताता है कि वो ट्रक में बेहोश पड़ी हुई थी। मीहो कांग से बान के बारे में पूछती है कि क्या उसने वहाँ किसी आदमी को देखा जो ब्लैक सूट में था। कांग बताता है कि ट्रक में वो अकेले पड़ी हुई थी। मीहो उस जगह को देखती है। कांग बताता है मीडिया से बचने के लिए वो होटल के बजाय इस जगह रुके हुए हैं जो कि पहाड़ों पर है। अगले सीन में वो ओल्ड लेडी बान को पिछली रात के बारे में बताती है। वो बान से पूछती है, क्या वो लड़की यहाँ आ चुकी है? क्या वो तुम्हें पहचानी? बान कहता है नहीं, वो उसे नहीं पहचानी और बताता है कि मीहो पर लस्ट डेविल ने अटैक किया। अगली सीन में एंशियंट जेजू आइलैंड दिखता है। दो लोग एक घर में झांक कर देखते हैं। घर के सारे लोग मर चुके होते हैं। एक बच्चा बचा होता है। वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम जोंगयोंग था उसे खबर करते हैं और उस बच्चे के फैमिली के बारे में बताते हैं कि सारे मारे गए, सिर्फ ये बचा, और कहता है अगले 5 दिन में रेड मून है, हमें अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। तभी पैकचुंग नाम की औरत जोंगयोंग को रोकती है। उसे कहती है, अब तुम फिर से बच्चों को डीमन स्लेयर बना रहे हो। डीमन स्लेयर वो होते हैं जो मॉन्स्टर को मारते हैं। जोंगयोंग बोलता है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बैकचुंग कहती है ऐसा करके वो मासूम बच्चों की जान ले रहा है। 5 दिन बाद रेड मून की रात थी। वो बच्चों को लेकर एक बड़े कमरे में जाता है जहाँ पर बहुत बड़ा लस्ट डीमन बंधा हुआ होता है। जोंगयोंग बच्चों को बताता है कि तामरा ऐसी शक्तियों को रोकने के लिए बना है, लेकिन इंसानी शक्तियों से लस्ट डीमन को नहीं हराया जा सकता।
जोंगयूंग डैगर से लस्ट डीमन पर अटैक करता है, जिससे लावा जैसा ब्लड निकलता है। वो एक एक बच्चे को पकड़कर उनके अंदर ब्लड को डालता है। बच्चे डरे हुए होते हैं और दर्द में चिल्ला रहे होते हैं। सारे बच्चे मर जाते हैं, लेकिन 2 बच्चे बच जाते हैं। अगली सुबह जोंगयूंग उन 2 बच्चों को बताता है कि सिर्फ वो दोनों ही ये सब झेल पाए हैं और वो लोग जायजांग टेम्पल में डीमन स्लेयर बन के रीबॉर्न होंगे। जॉयजोंग एक बच्चे का नाम वान रखता है और एक का नाम गंगटेंग। क्योंकि उनकी बॉडी में डीमन का ब्लड है, इसलिए वो हाफ ह्यूमन है और हाफ मॉन्स्टर। और अब उन दोनों को बाकी ह्यूमंस की तरह ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। फिर एक बच्ची जिसका नाम वोईजांग हा होता है, वो देखती है और वो 2 बच्चों को ट्रेनिंग लेते देख रही होती है। अगले सीन में मीहो तामरा हाई स्कूल के प्रिंसिपल से मिलती है। वो मीहो की हेल्प और डोनेशन के लिए मीहो को थैंक्स कहते हैं और बाकी स्टाफ से मिलवाने ले जाते हैं। वहाँ एक टीचर बोलती है कि मीहो अब आ ही गई है तो उसे वेकेंट काउंसलर की स्पॉट ले लेनी चाहिए, जिस पर मीहो एग्री करती है। मीहो उस काउंसलिंग रूम को देख रही होती है। तभी वहाँ टीचर आती है और हमें पता चलता है कि उन दोनों की काफ़ी अच्छी जान पहचान है। मीहो कांग के साथ कैफे जा रही होती है। तभी उसे पता लगता है कि वो इंसिडेंट्स के पीछे कांग भी इन्वॉल्व था, क्योंकि सिर्फ कांग और मीहो को ही पता था कि वो आर्ट म्यूजियम जा रहे थे। और मीहो प्रूफ दिखाते हुए बोलती है कि कांग ने धोखा दिया है। मीहो कांग को फैमिली की तरह मानती थी। कांग उसे बताता है कि उसकी भी मजबूरी थी, ऐसा करना उसके लिए भी आसान नहीं था। मीहो गुस्से में आकर कांग को उठाकर पटक देती है और मीहो कार कंग को उसकी जॉब से निकालने के बदले कंपनसेशन में दे देती है। कार कीज कंग की तरफ फेंक कर सैड होकर रोते हुए मीहू चले जाती है। कांग भी सैड होकर बैठा रहता है और रोता रहता है। तभी उसके पीछे से ब्लैक स्मोक उठता है और ब्राइड और ग्रूम की तरह नेगेटिव एनर्जीज कांग को भी कैप्चर कर लेती हैं। मीहू कांटेक्ट करती है उसकी लोकेशन पर दूसरी कार भिजवाने को, बट नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल कट जाता है। काफ़ी अंधेरा था। मीहो थोड़ी डरी हुई होती है। अचानक सामने से कांग आ जाता है। मीहो उसे क्वेश्चन करती है। फिर उसकी नज़र कांग के हाथ पर पड़ती है और देखती है कांग लस्ट डेविल में बदल चुका है। वो काफ़ी डर जाती है। कांग अटैक करता है और मीहो काउंटर अटैक करके भागती है। भागते भागते कांग मीहो को पकड़ लेता है और अटैक करने ही वाला होता है। तभी बान अपने डैगर से कांग के हाथ काट देता है और मीहो डर जाती है। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।